हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी अकेडमी। ये हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे 3 और लेक्चर्स आ चुके हैं। उन सारे लेक्चर्स में हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया हमने। फिर हमने पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ मीडियम डिपेंडेंट होता है कि यदि हम दो चार्जेज को फ्री स्पेस में प्लेस किया तो उनके बीच का इंटरेक्शन क्या होगा। फिर उसको हम किसी दूसरे मटेरियल मीडियम में प्लेस करते हैं तो उसके रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से उनके इंटरेक्शन में क्या चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। यदि आपने ये सारे लेक्चर्स यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एक्चुअली दोज लेक्चर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी चार्ज के सराउंडिंग्स में वो फील्ड कैसे सेटअप होता है, और उसके सराउंडिंग्स में यदि हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं उस फील्ड में तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के थ्रू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम डिपेंडेंट होता है। यदि हम उस पॉइंट चार्ज को डिफरेंट मीडियम में प्लेस करते हैं तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या वेरिएशन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो ये वीडियो भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और इस वीडियो में भी आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से कि जब भी आप दो चार्जेज को एक दूसरे के पास में रखते हैं तो दोनों चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बट आपको पता है कि ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करते हैं विदाउट एनी कांटेक्ट। दोनों का एक दूसरे में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। दोनों चार्जेज को हम किसी डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं और फिर भी उन दोनों के बीच में एक फ़ोर्स का इंटरेक्शन होता है। तो आखिर उस फोर्स के इंटरेक्शन की वजह क्या है, क्यों एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट टचिंग द अदर चार्ज, मतलब उस चार्ज को बिना टच किए वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ऐसा क्या होता है उसके सराउंडिंग्स में कि वो फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि एक चार्ज अपने सराउंडिंग्स में एक ऐसा फील्ड सेटअप करता है कि उसके उस रीजन में कोई दूसरे चार्ज को लाया जाए तो दूसरा चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आप किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो है वो बन के आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है। रीजन इन द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज एट रेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है और इसके सराउंडिंग्स में इसका फील्ड है। इसको मैंने सोर्स चार्ज बोला हुआ है क्योंकि इसके फील्ड को हम देख रहे हैं। इसके फील्ड के बारे में हमने स्टडी करना है। एक सोर्स चार्ज है, इसके सराउंडिंग में इसका एक फील्ड सेटअप किया हुआ है, और इसके फील्ड में, इसके रीजन में हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने डॉटेड लाइन से सपोज ये आपको दिखाया है कि ये रीजन है। किसका रीजन है? ये इस चार्ज का रीजन ऑफ चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू। और यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा प्लस क्यू नॉट इसके रीजन में लाके। तो हम देखेंगे कि ये टेस्ट चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये इस रीजन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इट मीन्स इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी आप इस टेस्ट चार्ज को इस रीजन से बाहर लेके चले जाओगे तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब आप ये एज्यूम कर लोगे कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट एक्चुअल में अभी हम सीखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज होता है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है। बट उस जैसे जैसे हम चार्ज से उसका डिस्टेंस इंक्रीज करते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। मतलब इतना रिड्यूस हो जाता है कि उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है वो चार्ज, लगभग नेग्लिजिबल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसा कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सपोज ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है और उसके सराउंडिंग्स में, यहाँ पे ये इसका सराउंडिंग्स है। ठीक है, ये समझ लो कि इस चार्ज का रीजन है, और इस रीजन में हमने क्या किया, एक चार्ज को लाके रेस्ट पे रख दिया यहाँ पे। ये ध्यान रखना बच्चों, मैंने कहाँ क्यों रखा है, यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रखा है यहाँ पे रेस्ट पे। ठीक है, तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपको भी पता है कूलम्ब्स लॉ से, यदि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस पर एक फोर्स आएगा, और ये फोर्स एक्चुअल में किसकी वजह से लगता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, और इसे कहते हैं
सोर्स चार्ज, ठीक है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वो सोर्स चार्ज है, और जिस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट अभी हम थोड़ा डिटेल में करेंगे आगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है चार्ज पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज को एट रेस्ट, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कोई चार्ज मोशन में है तो उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज दूसरा मैंने ला के रखा हुआ है और ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में वो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उससे आप ये नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ही रहा है, क्योंकि मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करता है, जो कि हम अपने आने वाले सेशंस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप चार्ज को मोशन में लाते हो, चार्ज को मूव करते हो, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रेस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, ठीक है। रेस्ट में रखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो आप रेस्ट में चार्ज को रख रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं, और यदि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है रेस्ट में रखा हुआ चार्ज, इट मीन्स कि इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक चार्ज जो है वो अपनी चारों तरफ एक फील्ड सेटअप करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इट मीन्स कि एवरी चार्ज जो है वो क्या करता है, अपना ओन फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। एवरी चार्ज अपना ओन फील्ड क्रिएट करता है। यहाँ पे हमने सोर्स चार्ज की बात की, बात करेंगे टेस्ट चार्ज की। क्या टेस्ट चार्ज भी अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे? तो इसके बारे में जब हम टेस्ट चार्ज में डिस्कशन करेंगे तो बात करेंगे कि ये फील्ड अपना सेटअप करता है या नहीं करता है। तो अभी आप ये समझ लो कि एवरी चार्ज जो है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। एवरी चार्ज, कोई भी चार्ज होगा उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग्स में फील्ड होगा ही होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स से डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी रीजन में तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और उसके डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होने वाला है? तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो आपने क्या करना है, उस रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है एक पॉजिटिव चार्ज को रखना है, और पॉजिटिव चार्ज पे आपको देखना है कि फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है। आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना, आपको एक पॉजिटिव चार्ज लेना है प्लस क्यू, ठीक है। और इस प्लस क्यू पे आपको देखना है कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये सब कुछ मेन पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज है वो अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है। एवरी चार्जेस क्रिएट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, उस रीजन में हम एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उस पर फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप देखिए कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये प्लस चार्ज। और इसके इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें देखना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो आपने क्या करना है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है सराउंडिंग्स में। तो आपको क्या करना है, इसके रीजन में दूसरा चार्ज ला के रखना है। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है आपको एक प्लस क्यू चार्ज लेके आना है। आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ला के रखा आपने, तो आप देखोगे कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ से हमें पता है कि ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलॉन्ग जो है फोर्स इस पर एग्जर्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज हमने चार्ज को यहाँ पर रखा, सपोज हमने प्लस चार्ज यहाँ पर रखा, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, एक पॉजिटिव चार्ज सपोज हमने यहाँ पे रखा। तो आप देख सकते हैं कि इस पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो इस रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ये हम जानते हैं कि वो रेडियली आउटवर्ड होता है,
ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन हमने कैसे पता किया? हमने ये डायरेक्शन पता किया, इसके सराउंडिंग्स में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा और उस पॉजिटिव चार्ज पे हमने फोर्स का डायरेक्शन फाइंड किया और फिर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो यही डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अभी हम सिर्फ इस पे फोर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके कारण प्लस कैपिटल क्यू के कारण हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, किस डायरेक्शन में है, तो वो हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो वो देखना है। पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड और अवे फ्रॉम द चार्ज, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसका डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड और अवे फ्रॉम द चार्ज। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज की। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज और इसके सराउंडिंग्स में हमें फील्ड फाइंड करना है। तो हमें फिर से क्या करना है? फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। हमेशा फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। आपने एक प्लस क्यू चार्ज लेना है, ठीक है ना, और उस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स देख लेना है। डिफरेंट प्लेसेस पे हम एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं और हर डायरेक्शन में इसके सराउंडिंग्स में हमने क्या देखना है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे कौन सा चार्ज है? हमारा नेगेटिव चार्ज है और इसी के कारण हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है कि नेगेटिव चार्ज जो फील्ड अपना सेटअप किया है इस रीजन में उसका डायरेक्शन क्या है। तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो रेडियली इनवर्ड होता है। यहाँ से आप ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप डिड्यूस कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है या टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी आपको पता करना है, आपको उस रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज लेकर जाना है और उस पॉजिटिव चार्ज पे देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा वो डायरेक्शन होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप लोग वीडियो पॉज करके आप इसे देख लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दिया फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज है ये हमारा जिसके कारण हम फील्ड देख रहे हैं। और फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड और टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शन में दिखाया है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव के केस में और रेडियली इनवर्ड नेगेटिव के केस में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड की। At a point in the region of electric field, its strength is defined as the magnitude of force experienced by a unit positive charge, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए फिर से एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो एरो का डायरेक्शन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखना है। सपोज यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। और इस प्लस क्यू पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। इस पर आप फोर्स कैलकुलेट करो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स इस पर एग्जर्ट हो रहा है। एज्यूम कर लो कि फोर्स F एग्जर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है, हमें फोर्स फाइंड करना है। और थर्ड स्टेप क्या है कि इस फोर्स को हमें इस पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करना है, दैट इज़ फोर्स अपॉन क्यू। जो हमने चार्ज यहाँ पे प्लेस किया है उसी चार्ज से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन कैसे किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है फोर्स पर यूनिट चार्ज से, मतलब एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्यू चार्ज जो है, एज्यूम करो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड से चल रहे हैं, क्यू चार्ज जो है वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज को प्लेस किया और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एफ अपॉन क्यू करेगा यूनिटरी मेथड से। और यही जो हमें मिलेगा, ये क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म, जिस डायरेक्शन में फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, कब, यदि आपने फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे कैलकुलेट किया है तब, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट किया है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ अपॉन क्यू, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यूनिट क्या मिलेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। आप यहाँ से लिख सकते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास यहाँ पे स्पेस में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे सपोज एक पॉइंट है पी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ई पी, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज के लिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, उसके आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए क्या करना होगा हमें, इस पॉइंट पी पे सबसे पहले तो एक टेस्ट चार्ज को ला के रखो, एक टेस्ट चार्ज को ला के रखो, जैसा कि हमने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप, एक चार्ज को ला के रखिए वहाँ पे, टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे ला के रखा, फिर उस पर फोर्स फाइंड कीजिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स फाइंड कीजिए, और फिर उस फोर्स को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, जो चार्ज हमने वहाँ पे रखा है उसके मैग्नीट्यूड से, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा क्यू, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज रखा सपोज क्यू नॉट प्लस चार्ज, तो इस पर फोर्स फाइंड करो। तो इस पर फोर्स, ये क्यू चार्ज इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, एफ ई, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए। सेकंड स्टेप है हमारा फोर्स, वो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट और आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, और ये कूलम्स फोर्स से हमने फाइंड कर लिया, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। जो हमारा ये हमारा सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप था कि एक टेस्ट चार्ज को ला के रखना है पॉइंट पी पे, सेकंड स्टेप था कि फोर्स फाइंड करना है उस पर, और थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, उस फोर्स को डिवाइड कर देना है किससे, क्यू नॉट से। क्योंकि यूनिटरी मेथड से हमने देखा है कि क्यू नॉट जो है वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ अपॉन क्यू, और यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेफिनेशन हमने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पर यूनिट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो पर यूनिट चार्ज मतलब यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो हो गया एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से डिवाइड कीजिए, जब आप इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो मिल जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला वो क्या मिला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, उससे आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, के की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात करते हैं यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म की, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है जिसके लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के Q अपॉन आर स्क्वायर, और यू कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे या फिर जितने भी डिस्कशन यहाँ पे हम कर रहे हैं वो सब का सब चार्ज किस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। अगर हम किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो वहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम एप्सिलॉन m ले लेंगे, उस मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पे ले लेंगे, बस इतना डिफरेंस आना है उसमें। या फिर आप एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r ले लेंगे। एप्सिलॉन m को आप ऐसे भी लिखते हैं, जो कि मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 3 में बताया था। एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो अभी इसकी बात करेंगे बाद में। अभी बात करते हैं कि हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म कैसे लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म मतलब फोर्स का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ से जो r वेक्टर है, इस r वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला ले लिया। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है KQ अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हमारे पास है। अब इसमें डायरेक्शन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए इस r वेक्टर के अलावा। तो हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, r का यूनिट वेक्टर। अब r का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉड। ये यूनिट वेक्टर आपने अपने वेक्टर के क्लास में पढ़ा होगा, कैसे फाइंड करते हैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो r वेक्टर के अलॉन्ग ही होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। जब आप इसका मॉड लेंगे, अभी यहाँ पे अब एरो दे देते हैं क्योंकि ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं आप इस वेक्टर फॉर्म को, KQ अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को आप लिखोगे वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर r के मैग्नीट्यूड को आप r भी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं KQ अपॉन आर क्यू वेक्टर r। ठीक है, ये r क्या है, ये r है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये r क्यू यहाँ पे मैंने लिखा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर r के मॉड का q। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। या तो आप ये वाला फॉर्म यूज कीजिए या ये वाला फॉर्म यूज कीजिए, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्म कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म, आपने कूलम्ब्स लॉ में भी सीखा है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब देखो, जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो r के डायरेक्शन में ही है, क्योंकि प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेते माइनस Q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आता, रेडियली इनवर्ड। तो उसके लिए भी तो, नेगेटिव चार्ज के लिए भी तो एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में यही आएगा। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जो चार्ज की वैल्यू रखते हैं वो हम साइन के साथ रखते हैं। ये हमेशा याद रखना, जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में आपने Q को रखना है विथ साइन। ठीक है ना, विथ साइन। यदि चार्ज आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, यदि आप नेगेटिव है चार्ज तो नेगेटिव रखेंगे। तो आपको वहाँ से डायरेक्शन उसका ऑटोमेटिकली, आपको जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो आपको मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये वाला हमेशा याद रखना, जब भी आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आपको Q को उसके साइन के साथ रखना है, चार्ज की वैल्यू उसके साइन के साथ रखनी है। यदि आप कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ में यदि आप उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो आप Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, तो वहाँ पे आप उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, चार्ज का, साइन नहीं लेते। लेकिन कूलम्ब्स लॉ का जब आप वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वहाँ भी Q1 और Q2 को उसके साइन के साथ रखना होता है। ये आप हमेशा याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि वेक्टर फॉर्म लिखते समय आपको चार्ज को रखना है उसके साइन के साथ ऑलवेज। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ये देखिए, ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया अभी, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए
कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है और उस फोर्स को फिर उस चार्ज से डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, तो एफ अपॉन क्यू नॉट जो मिला वो क्या मिला हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इस पर आप फोर्स फाइंड कीजिए, फोर्स को फिर क्यू नॉट से डिवाइड कीजिए, तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो मिला ये हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला। और यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ले लिया आर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। और जब आप इसको यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह पे ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये वाला वेक्टर फॉर्म हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्म हो गया। मतलब ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं अब टेस्ट चार्ज की बात कर लेते हैं फिर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या कर रहे हैं, हर जगह टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, मतलब टेस्ट चार्ज इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में, ये समझना जरूरी है। तो व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि टेस्ट चार्ज होता क्या है। डज टेस्ट चार्ज क्रिएट इट्स ओन फील्ड, क्या टेस्ट चार्ज जो है वो अपना फील्ड सेटअप करता है अपने सराउंडिंग्स में। तो टेस्ट चार्ज का जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज विच डजेंट प्रोड्यूस इट्स ओन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ध्यान रखो कि टेस्ट चार्ज जो होता है एकदम छोटा चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज होता है, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी स्मॉल, जस्ट टेंड्स टू जीरो आप कह सकते हो। क्यू नॉट को यदि मैं टेस्ट चार्ज से डिनोट कर रहा हूँ टेंड्स टू जीरो, और उसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। ये बेसिक डेफिनेशन है टेस्ट चार्ज का। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि टेस्ट चार्ज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, टेंड्स टू जीरो होगा। ठीक है, और वो अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप करता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसका स्ट्रेंथ लगभग जीरो के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि वो अपने सराउंडिंग्स में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ही नहीं करता है, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन यदि हम एक्चुअल बात करें, प्रैक्टिकली उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ही कम होगा, बट थ्योरेटिकली यदि बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो एक चार्ज है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा ही करेगा। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना होगा, इतना छोटा होगा कि वो अपने सराउंडिंग्स में किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ही इतना छोटा है कि उसके सराउंडिंग में जो फील्ड सेटअप होगा उस फील्ड का स्ट्रेंथ भी बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। इस तरीके से आप टेस्ट चार्ज के बारे में उसको डिफाइन कर सकते हो कि टेस्ट चार्ज जो है वो वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है और उसके सराउंडिंग में जो फील्ड सेटअप होता है, जो टेस्ट चार्ज अपना फील्ड सेटअप करता है, उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, जो कि हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, वाई टेस्ट चार्ज इज नीडेड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब आप समझते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्फीयर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो चार्ज का जो डेंसिटी है वो इक्वल है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पे चार्ज जो है वो बराबर मतलब अमाउंट में प्लेस्ड किया हुआ है, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपने क्या किया, एक चार्ज इसके सराउंडिंग्स में लेकर आए। ठीक है, एक कोई दूसरा चार्ज, कॉमन चार्ज एक लेकर आए, क्यू, एक कॉमन चार्ज लेकर आए जो कि टेस्ट चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट अ टेस्ट चार्ज, नॉट अ टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज नहीं है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्निफिकेंट है इस। ठीक है, तो एक कॉमन चार्ज को आप इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा एक्चुअल में यहाँ पे, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब आप चार्ज को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो वहाँ पे कुछ इफेक्ट होता है इंडक्शन का। इंडक्शन का ये इफेक्ट होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या फिर आप रिवर्स ये सोच सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इन पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप सब लोग जानते हैं कि वो यहाँ पे एक रिपल्सन का फेनोमेना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और यहाँ से जिन एटम्स को ये लूज करके इधर आएंगे, उन एटम्स पे क्या हो जाएगा, वो एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो हमें फील्ड यहाँ पे मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और पास पास आ जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्चुअल में हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा, क्या वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बराबर मिलेगा? क्या आप सोच सकते हैं कैसा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे एक चार्ज ला कर रखा जो कि टेस्ट चार्ज नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था कि एक टेस्ट चार्ज को ला के रखो, फिर उस पर फोर्स कैलकुलेट करो और फिर उस फोर्स को क्यू से डिवाइड करो। मतलब यहाँ पे फोर्स यदि होगा E/Q, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे होगा, उससे हमने क्यू को डिवाइड कर दिया। बट ये जो आपको फोर्स मिल रहा है, क्या वो एक्चुअल फोर्स मिल रहा है जो मिलना चाहिए था हमें? वो तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने चार्ज प्लेस किया है वो एक जनरल चार्ज है, कॉमन चार्ज है, और इसके कारण यहाँ पे एक इंडक्शन का फेनोमेना हुआ। और उस इंडक्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ आ गए और उन्होंने यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, न्यूट्रल कर दिया, ठीक है ना। और इधर पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ जो है, डेंसिटी जो है वो इसके अपोजिट फेस पे इंक्रीज हो गई। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना चाहते हैं वो तो हमें मिला नहीं। ये हमारा मेजर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन जो है थोड़ा उल्टा लिख दिया है, E=F/Q लिखना था, ठीक है। तो जो हमारा मेजर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मेजर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने अभी यहाँ पे मेजर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने फील्ड मेजर किया, दैट विल बी लेस दैन एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम मेजर करना चाहते हैं। एक्चुअल में हम जो मेजर करना चाहते हैं, द फील्ड वी विश टू मेजर हियर, ठीक है ना, वो हमें मिलेगा नहीं। ये आप समझ गए होंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ऐसा चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया जो कि टेस्ट चार्ज नहीं था। टेस्ट चार्ज नहीं था मतलब इसने इसको अफेक्ट किया, इसने यहाँ पे एक इंडक्शन का फेनोमेना जो है वो प्रोड्यूस किया, और उस इंडक्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आप ये देख रहे हैं। तो इस वजह से हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। तो जब भी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हमने, ये फिगर थोड़ा गंदा हो गया, इसको फिर से बनाते हैं। इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक टेस्ट चार्ज लगा रखा Q0। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। जब आप टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो इसके सराउंड, इसका तो स्ट्रेंथ ही इतना कम है, इस Q0 जो है वो Q0 क्या है आपको पता है, 10⁻⁴ है। मतलब इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल है कि ये अपने सराउंडिंग्स में इतना स्ट्रेंथ जो होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा नहीं जो कि इसको कुछ अफेक्ट कर पाएगा। अब बात समझ रहे हैं? मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई इंडक्शन का जो प्रोसेस जो पहले हो रहा था वो इंडक्शन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, और उस इंडक्शन का प्रोसेस जब यहाँ पे नहीं होगा मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अल्टर नहीं कर पाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमें फोर्स मिलेगा वो एक्चुअल फोर्स मिलेगा जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उस फोर्स को जब हम Q0 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये हमें एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। द फील्ड विच वी विश टू कैलकुलेट हियर, ये हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब F/Q0। अब यहाँ पे हम एक लिमिट लगाते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0।
ठीक है ना, ये नॉट है और ये जीरो है, दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। आप कहीं कहीं किसी अच्छे बुक्स में आप जरूर देखेंगे कि ऐसा लिखा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज वेयर चार्ज टेंस टू जीरो। चार्ज टेंस टू जीरो क्यों रखते हैं, इसको हम जीरो के बराबर क्यों रखते हैं, या इसको इतना स्मॉल चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं वो, ठीक है, जो एक्चुअल फील्ड यहाँ पे है, तो जो हम फील्ड मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल फील्ड के इक्वल है। आप देख सकते हैं कि इसमें चेंज आ जाता है यदि हम यहाँ पे कॉमन चार्ज ला के रखते हैं, उस कॉमन चार्ज की वजह से यहाँ पे इंडक्शन आ जाता है, इंडक्शन का एक फेनोमेना होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस फेनोमेना को हम अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, जिसकी वजह से ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अल्टर नहीं कर पाता है और हम एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र कर पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है टेस्ट चार्ज का, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सारी कहानी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई अभी, ये सारी कहानी यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लिया हुआ है, टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन मैंने बता दिया। आप वीडियो को पॉज करके ये सारा कुछ देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया है काफ़ी डिटेल में, और वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि यहाँ पे मैंने कॉमन चार्ज ला के रखा हुआ है और उस कॉमन चार्ज में मैंने फोर्स कैलकुलेट किया, फिर उस फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड किया, तो ये हमारा जो मेजर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये क्या होगा, ये लेस देन होगा एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे इस इंडक्शन फेनोमेना की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट। चार्ज जो है इधर वाले चार्ज को कहाँ चले गए, पीछे चले गए रिपल्सन की वजह से, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हुए वो इधर वाले चार्जेस को क्या कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, और वो इस तरफ चले गए, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो द स्फीयर रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्रंट फेस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रंट फेस पे अट्रैक्ट हो गए, और यहाँ पे जो फ्रंट फेस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल्ड एट द बैक साइड ऑफ द स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज जो रिपेल हो गया वो कहाँ चले गए, बैक साइड पे चले गए, और इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर करना चाहते थे वो क्या मिला, वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका जो स्ट्रेंथ मिला वो क्या मिला, कम मिला। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है ये पॉइंट चार्ज का, तो यहाँ पे एंड होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन। चलिए एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चार्ज लेना है। सपोज हमारे पास यहाँ पे Q है और इसके R डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज रखा। सपोज हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा, सपोज 2 कूलम का, ठीक है। तो इस पर आप फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या मिलेगा, वो फोर्स मिलेगा, कूलम्स लॉ से हमें पता है KQ/R² इंटू, मतलब Q1 Q2/R² लिखते हैं, तो Q1 हमारा कैपिटल Q है और जो दूसरा चार्ज है वो 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं KQ/R², और 2 कूलम को हम ऐसे लिख सकते हैं दूर इस तरीके से। सपोज इसी सिचुएशन में अब हमने यहाँ पे 2 कूलम चार्ज ना रख के सेम डिस्टेंस पे हमने एक दूसरा चार्ज रखा +5 कूलम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फोर्स कैलकुलेट की, सपोज ये F1 है, ये F2 है, तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो क्या लिख सकते हैं आप, KQ/R² इंटू 5 कूलम। और अब इन जनरल बात करते हैं। सपोज यहाँ पे Q चार्ज है और इसके R डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक Q चार्ज रखा, स्मॉल Q चार्ज रखा, +Q या -Q कुछ भी। तो यहाँ पे जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो क्या मिलेगा, KQ/R² इंटू Q। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे एक्सप्रेशंस में एक एक्सप्रेशंस कॉमन है, KQ/R² हर जगह आ रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, जो चार्ज हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं R डिस्टेंस पे, ठीक है ना। और ये एक्सप्रेशन हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। ये एक्सप्रेशन क्या था, ये एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो आप यहाँ से F को क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q, आप इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटू Q, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यू कैन राइट QE, ठीक है ना। या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखना चाहें तो फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E, आप ऐसा लिख सकते हैं।
आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा है। मतलब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को प्लेस करें और वहाँ पे आप उस चार्ज पे फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वहाँ पे फोर्स मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन से आपने क्या कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज को प्लेस किया, इस क्यू के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस चार्ज को प्लेस किया और कैलकुलेट किया कि फोर्स कितना इस पर एग्जर्ट हो रहा है। तो ये फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है इस चार्ज +2 कूलम पे, वो कौन एग्जर्ट कर रहा है? इस चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा था। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे कैलकुलेट किया? इसको E/2 लिख सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, KQ/R²। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? E/5। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, इसको आपने क्या लिखा? E/Q। ये KQ/R² क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके कारण? प्लस क्यू चार्ज के कारण, कैपिटल क्यू चार्ज के कारण। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्यू चार्ज को प्लेस किया, तो हमने देखा कि उस पर क्या फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो वो फोर्स हो रहा है Q/E। तो यहाँ से ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को प्लेस करेंगे तो उसमें फोर्स क्या एग्जर्ट होगा? Q इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, Q/E। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? यहाँ देखिए, सपोज यहाँ पे सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ गिवन है E इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चार्ज को प्लेस किया। सपोज हमने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया, तो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है? अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है ना, तो आप एज्यूम कर लो कि आखिर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसका कोई ना कोई तो सोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे इससे अवे डायरेक्शन में, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आप अपने मन में एज्यूम करो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेज होंगे जो कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन आप देखना चाहते हैं, इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ से देख लो कि पॉजिटिव चार्ज इस क्यू चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। और इस फोर्स को आप कैसे लिख सकते हैं? Q/E से। ठीक है ना, ये फोर्स का स्ट्रेंथ हो गया Q/E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और जो चार्ज हमने प्लेस किया उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया तो हमें फोर्स मिल गया। और इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया था। सपोज हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया -Q, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, F। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो भी Q/E आएगी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? E है। तो Q/E। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो फोर्स क्या होता है? F = Q/E। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज हमने प्लेस किया है तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये ऐसे आप याद नहीं रख सकते हैं तो आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टे तरफ आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? सोर्स है। आखिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई ना कोई तो प्रोड्यूस कर रहा होगा। और ये हम जानते हैं अपने प्रीवियस डिस्कशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया। अब जब हमने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक नेगेटिव चार्ज हमने प्लेस किया तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से आप फोर्स का डायरेक्शन देख लो इस तरीके से। या फिर एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और यदि आपने नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उस नेगेटिव चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना, तो फोर्स ऑन एनी चार्ज आप क्या लिख सकते हैं? Q/E। यदि आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F = Q/E। फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा कब? जब चार्ज आपका पॉजिटिव होगा,
और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा जब चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये है आपका ऑल अबाउट द फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब रब करते हैं इसको। देखिए ये सारा डिस्कशन यहाँ पे यही किया है जो मैंने आपको समझाया, ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है। हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये सारी बातें हो गई आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियम डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यदि हम चार्ज को एयर में प्लेस किया तो उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग्स में, और चार्ज को यदि हम अदर देन एयर, अदर देन फ्री स्पेस, किसी दूसरे मटेरियल मीडियम में प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशन आता है, क्या चेंज आता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। देखिए चार्ज Q है, r डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, E = KQ/r²। ये सबको पता है। अभी अपने प्रीवियस डिस्कशन में मैंने ये सारी बातें कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ/r², ठीक है। अगर r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस है चार्ज से। ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसके कारण हमें यहाँ पे फील्ड फाइंड करना, ठीक है। तो K को आप लिख सकते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट आप तब लिख सकते हैं व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम और फ्री स्पेस, व्हेन Q इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन में चेंज कब आ जाएगा, जब आप इस चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर देंगे और उस मीडियम का परमिटिविटी EM है या रिलेटिव परमिटिविटी ER है। व्हेन Q इज प्लेस्ड इन अ मीडियम विथ रिलेटिव परमिटिविटी ER εr, तो आपका एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आता है, ε0 की जगह पे ε0 × ε0r आ जाता है। क्योंकि हमें पता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ε0 × εr से। तो यहाँ पे उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाती है ε0 की जगह पे। ये किसकी परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। जब आप ε0 यूज कर रहे हैं, मतलब चार्ज को जब हमने फ्री स्पेस में रखा तब ε0 यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन में, और जैसे ही हमने चार्ज को दूसरे मीडियम में प्लेस किया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, εm आ जाएगा। और εm को आप ε0 × εr से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में या मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में। यदि आपने वो नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ εr का डिफरेंस है, बाकी सारे एक्सप्रेशन सारे सेम है। 1/4πε 1/4πε यहाँ पे भी है, Q/r², यहाँ पे भी है। सिर्फ आया क्या है एक्स्ट्रा, εr, जब आपने चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में प्लेस किया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EP/ER। EP क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था फ्री स्पेस में, तो ये फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ER के फैक्टर से रिड्यूस हो जा रहा है। आपको ये भी पता है कि जो εr की वैल्यू है वो हमेशा >1 होती है। इस पे हमने सारा डिस्कशन डिटेल में किया हुआ है लेक्चर नंबर 3 में कि εr की वैल्यू >1 क्यों होती है, क्योंकि ε0 की वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी मटेरियल मीडियम के लिए। ε0 की वैल्यू जो है वो फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू है, ये ε0 की वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी आता है वो ε0 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए εr की वैल्यू जो है वो >1 आती है। जब εr की वैल्यू >1 है तो ऑब्वियस है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल मीडियम में आएगा वो लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम जो मिल रहा था उससे कम आएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ
एप्सिलॉन आर ऑफ दैट मीडियम। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इस एप्सिलॉन आर का एक और नाम है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी एप्सिलॉन आर को रिप्रेजेंट करेंगे जब हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ेंगे या फिर हम लोग इंडक्शन इफेक्ट इन डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब हम रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही सेम है। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E स्विच्ड ऑन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, हमारे पास एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, जिसके स्ट्रिंग का लेंथ L है, बॉब का मास M है और इस पर प्लस Q चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में अभी पोजिशनड है। जैसे ही आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे, ले जाके इस पेंडुलम को रखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, क्योंकि इस पर चार्ज क्यों है। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को प्लेस करते हैं तो फोर्स उस पर एग्जर्ट होता है। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया है? हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकता है या टुवर्ड्स राइट भी हो सकता है, ये डायरेक्शन गिवन नहीं है, बट डायरेक्शन यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। बात करते हैं कि यदि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हॉरिजॉन्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड E स्ट्रेंथ का हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, तो क्या इफेक्ट आएगा इस पेंडुलम पे। सपोज इनिशियल में पेंडुलम यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे लटका हुआ था, ठीक है, जिसका मास M था, मास M है और चार्ज इस पर प्लस Q है। ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एग्जर्ट होता है। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में FE, और इस फोर्स की वजह से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। अब चूंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इसका मोशन कैसा होगा? कुछ ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और इस पे फोर्स अभी भी इस डायरेक्शन में लग रहा है FE, और ये FE की वैल्यू क्या है? QE, ये मैंने आपको बताया QE। ठीक है ना। अब चूंकि जब यहाँ पे फोर्स स्टार्टिंग में जब इस पे एक्ट होना शुरू हुआ QE, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था इस पे। कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट हो रहा था? एक टेंशन का फोर्स इस पे एक्ट हो रहा था, और इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट हो रहा था, जो कि इसका वेट था। ठीक है ना। अब जैसे ही ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा सपोज इस एंगल पे, तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में आ गया और यहाँ पे mg नीचे लग रहा है। ठीक है ना। अब इस टेंशन का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस इस QE के इफेक्ट को क्या करेगा? धीरे धीरे उसको बैलेंस करने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, जैसे जैसे ये मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन में, टेंशन का जो स्ट्रेंथ है, टेंशन का जो कंपोनेंट है, टेंशन का जो कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लगेगा। और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जिसपे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका मैं ये पूरा का पूरा सिचुएशन आप समझ गए होंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। जब भी जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑन किया, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होना शुरू हुआ, और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होना शुरू हुआ तो ऐसे मूव करना स्टार्ट किया। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट हुआ, टेंशन का एक कंपोनेंट एक्ट होने लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर ये इसको क्या करेगा? इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है ना। ये एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, टेंशन का जो कंपोनेंट है वो भी बढ़ता जाएगा, और वो इसको, चूँकि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मेरा कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कांस्टेंट है, लेकिन टेंशन जो है वो क्या हो रहा है? एंगल बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो इधर टी कॉस थीटा आ जाएगा, इधर टी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो टी साइन थीटा जो है वो थीटा बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और वो एक थीटा का एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा जब ये क्या इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। उस कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो उस वाले कंडीशन पे हमें बात करना है कि सपोज वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा, और ये बॉब हमारा यहाँ पे कुछ है, इस पर टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, QE इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है। तो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा हो जाएगा। जब आप इसको बैलेंस करेंगे
तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, टी वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ जाएगा, तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम जी को। और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो आपका टैन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी। हमें थीटा ही तो फाइंड करना है, क्या लिख रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाई स्ट्रिंग। ठीक है, इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम में हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ये देखना था कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑन किया, इस चार्ज क्यू पे एक फोर्स एक्सर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जब ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, हमने क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस कर देना है, और यहाँ से हमें ये थीटा मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पूरा कॉन्सेप्ट है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और फिर उसके बारे में बात करेंगे कि हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस यदि आपको गिवन है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे। वहाँ पे फिर से सुपर पोजिशन एक बार फिर से आएगा, जैसे कूलम्ब्स लॉ में हमने सुपर पोजिशन पढ़ा था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपर पोजिशन पढ़ना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो हम डिफरेंट पॉइंट चार्जेस के बारे में की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हो सकता है हम एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे, जो कि लाइन चार्ज की वजह से फील्ड का क्या मतलब पैटर्न होता है या फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होता है। अब लाइन चार्ज में क्या होता है, लाइन चार्ज में आपका एक रिंग भी होता है, एक आर्क होता है, उन सब पे यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे फील्ड फाइंड करते हैं, वो सारे डेरिवेशंस हम देखेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस and keep watching Easy Academy.